तो आज हम पाठ्यपुस्तक के 24वें नंबर पृष्ठ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग के बारे में लिखी गई है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्ट्रिंग्स वास्तव में एक आयामी कैरेक्टर एरे है, एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है। तो एक विमीय कैरेक्टर एरे यानी कि प्रत्येक अक्षर एक एक बाइट घेरते हुए मेमोरी में आरक्षित होता है और सबसे प्रमुख बात है जिसके अंत में नॉल कैरेक्टर होता है। तो नॉल कैरेक्टर जो कि \0 है, वह कैरेक्टर प्रत्येक स्ट्रिंग के अंतिम अक्षर होता है। कैरेक्टर एरे के जब बात करते हैं तब शुरुआत की अक्षर से यानी कि पहले सेल एड्रेस बेस एड्रेस से शुरू करते हुए अगले अक्षर तो लगातार कंप्यूटर पढ़ते हुए जाएगा, तब तक पढ़ेगा जब तक उसके अंतिम अक्षर में उसे नॉल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, अर्थात \0 कैरेक्टर नहीं मिलता है। तो किताब में यही लिखी गई है कि उक्त जो नीचे डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन यानी कि उसको घोषणा करना, वेरिएबल को घोषणा करना और उसको इनिशियलाइज करना। कैसे घोषणा किया गया है नीचे? कैरेक्टर ग्रीटिंग, कैरेक्टर CHAR शब्द के द्वारा बताया जाता है। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग कोई डाटा टाइप नहीं है, तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का एरे है, इसलिए यहाँ 6 अक्षर के लिए प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ 6 कोष्ठक में लिखी गई है एक भी एरे के रूप में, और प्रत्येक अक्षर को यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर को अलग अलग पृथक पृथक लिखा गया है और अंतिम अक्षर के रूप में हमें एक नॉल कैरेक्टर को यहाँ बताना पड़ रहा है। परंतु आसान तरीका क्या होता है ना, हम ग्रीटिंग लिख करके कैरेक्टर ग्रीटिंग सीधा स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिख देते हैं। इस क्षेत्र में हमें नॉल कैरेक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। तो नॉल कैरेक्टर जोड़ने के लिए कैरेक्टर स्ट्रिंग की लंबाई हेलो शब्द में कुल अक्षरों की संख्या से 1 अधिक हो जाता है। अर्थात अगर हम 10 अक्षर को रखने के लिए प्रावधान कर रहे हैं तो हमें 11 सेल की आरक्षण आवश्यकता होगी। तो इसको चित्र के द्वारा बताया गया है। देखिए, इंडेक्स पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 में क्रमानुसार HELLO रखा गया है। अंतिम अक्षर के रूप में नॉल कैरेक्टर को संधारित किया गया है। चाहे आप इसी प्रकार के लिखें, अर्थात ये जो तरीका दिया गया है इस प्रकार के एक एक अक्षर दिया जाता है, किंतु आसानी के लिए हम नीचे वाला तरीका का ज़्यादातर प्रयोग में लेंगे। मान के चले हमने यहाँ ग्रीटिंग के आगे कोष्ठक के अंदर 15, 25, 30 लिख दिए, तो 30 अक्षर की प्रावधान तो हो जाता है ग्रीटिंग नाम की एरे के लिए, किंतु उसकी प्रथम 5 अक्षर के अंदर हेलो तथा छठे अक्षर में छठे स्थान पर नॉल कैरेक्टर को स्वतः संधारित कर दिया जाता है। तो उनकी सेल एड्रेसेस हेक्साडेसिमल कोड के आधार पर कुछ भी हो सकता है। एक चीज आपको ध्यान में दिला दे इस समय में किताब में से, प्रत्येक अक्षरों को सूचित करने के लिए सिंगल कोटेशन का प्रयोग किया गया है, जबकि स्ट्रिंग को जब बताना होता है यानी कि एक से अधिक अक्षर के लिए आपको डबल कोटेशन का प्रयोग में लिया जाता है। वास्तव में इस डबल कोटेशन की जोड़े को ही स्ट्रिंग कहते हैं। सी भाषा में स्ट्रिंग एक आयामी कैरेक्टर एरे है। इस बात को हमने यहाँ इस भाग में देखे गया है। अब हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में इस भाग में पढ़ रहे हैं। अगले भाग में स्ट्रिंग कॉपी strcpy स्ट्रिंग कॉपी एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो 2 स्ट्रिंग को पैरामीटर के रूप में लेता है, परंतु कोई मान रिटर्न नहीं करता। उसका कार्य है बाद वाली स्ट्रिंग के मान को पहले वाले स्ट्रिंग में असाइन कर लेना। S2 के अंदर पहले से कुछ भी रखा गया हो वह S1 में चला जाएगा। इस स्थिति में S1 में जो भी रखा गया था वह मिट जाएगा, उसके स्थान पर S2 का मान आ जाएगा।
जैसे कि हम अगर यह संख्या प्रकार के डेटा होता, न्यूमेरिक डाटा होता, S1 बराबर S2, यानी कि S2 का मान S1 में जाना। यह स्ट्रिंग डाटा के लिए इस प्रकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का ही प्रयोग में लेना होता है। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कनकैट, कनकैटेनेशन जैसे जोड़ना। दो संख्याओं को जोड़ने के लिए हम प्लस का चिन्ह उपयोग में लेते हैं, परंतु दो स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया को कनकैटेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकैटेनेट। तो मैं इसको लिख करके बता देता हूं, आप देखेंगे। इसको कहते हैं कनकैटेनेट। इस भाग में नजर मारेंगे, इसको कहे कनकैटेनेट, और हिंदी में उच्चारण इस प्रकार कनकैटेनेट कहा जाता है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया को कनकैटेनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, S1 का जो मान है उसके पीछे S2 का मान जुड़ जाएगा। तीसरा फंक्शन ज्यादातर प्रयोग में लेने वाला फंक्शन जो होता है स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करना, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ हम क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूं अभी लेंथ, LENGTH, लेंथ। तो इस प्रकार स्ट्रिंग का लेंथ जो है वह उसकी लंबाई को बताने के लिए कि कुल कितने अक्षर है उसके ज्ञात करने के लिए हम strlen फंक्शन, तो ये सारे एक एक फंक्शन के रूप में हैं, बीच में स्पेस नहीं छोड़ेंगे। अगले भाग में बताया गया है स्ट्रिंग कंपेयर, तुलना करना। उसको छोटे रूप में एक शब्द के रूप में इस प्रकार लिखा गया है फंक्शन में strcmp। तो strcmp दो स्ट्रिंग के बीच में तुलना करता है। S1 एवं S2 अगर समान होता है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर एक ही चीज रखा गया है, तो वह 0 रिटर्न करता है। अगर S1 छोटा है, S2 बड़ा है, तो वह -1, 0 से कम यानी कि नेगेटिव नंबर -1 देता है। S1 अगर बड़ा है और S2 छोटा है तो वह +1 यानी कि पॉजिटिव नंबर में देता है। तो इस प्रकार के यह 3 प्रकार के मान रिटर्न करता है, -1, 0 और 1। अब ये जो तुलना हो रहा है इसके अक्षर के प्रथम अक्षर सह तुलनाएं होते हैं। इसको हम करके देखेंगे, समझेंगे कि ये तुलना किस प्रकार का होता है, उसको उदाहरण दे करके देखेंगे। इसी प्रकार के अगला फंक्शन जो बताया गया है strchr, ये स्ट्रिंग जो S1 के अंदर रखा गया है उसके अंदर एक अक्षर को खोजता है और पहली बार किस स्थान पर वो CH है ये उस स्थान को रिटर्न करता है, यानी कि ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। strcmp एक मान रिटर्न किया, -1, 0 और 1, ये सारे न्यूमेरिक फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना। strlen न्यूमेरिक फंक्शन, strcmp न्यूमेरिक फंक्शन हुआ जो कि दो स्ट्रिंग लेता है किंतु न्यूमेरिक यानी कि सांख्यिक मान को रिटर्न करता है। इसी प्रकार के strchr और strstr जो कि एक स्ट्रिंग S1 के अंदर S2 की पहली बार कहाँ S2 लिखा गया है उसको बताता है। जैसे आदर्श में हमने कहेंगे DAR किस जगह में है, तो वह 2 दिखाएगा क्योंकि वो दूसरे स्थान पर शुरू हो रहा है। इस प्रकार के strstr एक स्ट्रिंग के अंदर से दूसरे स्ट्रिंग का मान को स्थान को रिटर्न करता है, जबकि ये जो पहले 2 फंक्शन हमने देखे ये कोई मान नहीं रिटर्न करते, ये वॉइड प्रकार के होते हैं। इनका काम है मान को असाइन करना S1 के अंदर। यहाँ सिंपली S2 को S1 में रख देता है, S1 के मान को हटा करके, जबकि ये 2 स्ट्रिंग को जोड़ करके S1 में रखता है। S2 में वही पूर्ववत मान रहता है। ये जो सारे फंक्शंस कहे गए हैं ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिन्हें string.h हेडर फाइल में बताया गया है। अब इनमें से इस तरह का कुछ फंक्शन को करके पहले स्ट्रिंग के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं
अब हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सी के IDE खोल दिया, इसके अंदर मैंने कहा CHAR कैरेक्टर ST1, मान के चले मैंने यहाँ कह दिया 15 बराबर आदर्श, ठीक है। फिर इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं और यहां मैं डिक्लेयर कर रहा हूं और इनिशियल मान को भी दे रहा हूं। यहां स्ट्रिंग 2 के अंदर मैं रखा विद्या मंदिर और स्ट्रिंग 3 के अंदर रख रहा हूं मैं भीनमाल। ठीक है, अब ये तीनों स्ट्रिंग क्या क्या है इसको दिखाने के लिए एक printf कमांड का द्वारा हम इसको दिखा देते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखा मैंने, फिर दे दिया मैंने ST1, राइट। अब इसके आगे प्रोग्राम से पहले स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का परीक्षण करते हैं। strcat, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, strcat ST1, ST2। अब क्या हो रहा है देखिएगा, अब मैं कह रहा हूं, फिर भी एक बार देख देते हैं कि तीनों में वही संख्या वही चीज तथ्य है कि नहीं है। ओ क्यों दिखा है ये कह रहा है strcat was not declared in this scope। इसका मतलब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हैश इंक्लूड सेव करेंगे, कंपाइल और रन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो आउटपुट दे रहा था उसके कारण से ST1 के अंदर आदर्श था, ST2 के अंदर विद्या मंदिर था, ST3 के अंदर विनमाल था। इन तीनों चीजों को इन 8, 9, 10 पंक्तियों के कारण नीचे दिखा दिया उसने आउटपुट में। फिर मैं ST1 को और ST2 को जोड़ करके ST1 में रख दिया, इसलिए आदर्श विद्या ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग जुड़ करके ST1 में आ चुका है। ठीक है, आदर्श विद्या मंदिर। फिर ST2 में अपरिवर्तित रहता है, ST2 का मान इस क्षेत्र में बदलता नहीं है। ST3 को तो हमने बदले ही नहीं, इसलिए वह अपरिवर्तित रहा है। अगर मैं कॉपी करता हूं वापस, अभी ST1 के अंदर मेरा क्या है, आदर्श विद्या मंदिर। अब इसके बदले में मैं कॉपी करके दिखाता हूं आपको strcpy। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है देखिए, कंट्रोल S, फिर कंपाइल किया और रन किया तो हम ये देख रहे हैं कि ST1 का पहले जो आदर्श था वो ST1 बाद में, इसके बाद 12 नंबर पंक्ति के कारण ST1 के अंदर भी विद्या मंदिर ही दिख रहा है, यानी कि इसके द्वारा ST2 के मान ST1 में आ चुका है। अब हम मान के चले स्ट्रिंग को कंपेयर करने के देखते हैं। अब देखते हैं आदर्श में यहाँ भी आदर्श लिखा हूं, यहाँ भी आदर्श ही लिखा हूं। अब इस क्षेत्र में क्या हो रहा है आप देखिए, अगर मैं कह रहा हूं printf, या तो मैं ऐसा लिखता हूं कंपेयर रिजल्ट बराबर रिटर्न क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो संख्या को दिखाने के लिए मैंने %d लगाया। अब क्या कर रहा हूं ना, दोनों को कंपेयर करने के लिए strcmp फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूं। यहाँ ST1 और ST2 को मैं दोनों को तुलना कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके आउटपुट को थोड़ा ध्यान देंगे तो ये क्या दिखा रहा है, पहला स्ट्रिंग आदर्श यह और दूसरा स्ट्रिंग भी आदर्श है, किंतु यहां कैपिटल लेटर A है। यहां हमें ध्यान होना चाहिए, कैपिटल A इसका जो ASCII कैरेक्टर है ये है 65, जबकि
छोटी वर्णमाला के ए, इसका ASCII कैरेक्टर है 97, क्योंकि 65 से छोटी है, इसलिए यहाँ आउटपुट में हमें -1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटा माना गया। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप कहेंगे कि मैंने तो यहाँ आदर्श विद्या मंदिर बहुत बड़ा ज़्यादा चीज़ लिखा हूँ, तो ये लंबाई में ज़्यादा है। अक्षरों की संख्या के हिसाब से एरे में प्रावधान नहीं कर पाया इतने ज़्यादा संख्याओं को रखने के लिए। इसको कंपाइल करते हुए हम जब रन करते हैं तो भी आपको लग रहा है कि HT2 तो बड़ा है, लंबा है, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता, यह अक्षर से तुलना करता है। और इसी सुविधा के कारण सारे नाम के अनुसार या वर्णमाला के क्रम के अनुसार स्ट्रिंग को भी जमाने की सुविधा। एक और फंक्शन है strcmp I फॉर इग्नोर। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करना। तो इस प्रकार के हम देखेंगे कि यह जब तुलना करेगा, अब आदर्श और आदर्श ये बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला का अनदेखा करता है, इसलिए इसका मान बराबर होता है, तो दोनों का रिटर्न वैल्यू जो होगा यहाँ 0 होगा। सेव, कंपाइल, रन। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों समान हो गए अभी इस इग्नोर आई के कारण। तो ये एक और फंक्शन जो पुस्तक में नहीं है, मैं जोड़ दिया इसमें कि कंपेयर रिजल्ट अभी ये 0 है, जिसमें अक्षरों के वर्ण की बड़ी वर्णमाला या छोटी वर्णमाला इसको अनदेखा किया जा सकता है। ठीक है, अब हम किताब के ऊपर ध्यान देते हैं। अगले भाग, इस प्रकार के यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार के जिस प्रकार के मैंने आदर्श विद्या मंदिर के रूप में कहा है। ये 2 स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड रख करके इन्हीं सभी प्रक्रियाओं को करके दिखाया गया है। इसको आप पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं खुद। अब कह रहा है स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना। स्टैटिक मतलब जो पहले से हम बता देते हैं उतने मेमोरी स्थान को वह आरक्षित कर लेता है। डायनामिक क्या होता है हम सब जानते हैं, जब प्रोग्राम चलते हुए हम मेमोरी स्थान को एलोकेट करेंगे, यानी कि वेरिएबल को मेमोरी स्थान देंगे, तो उसको हम कहेंगे आवंटन करेंगे, तो उसको हम कहेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे कि पिछले उदाहरण करते समय हमने देखे कि उसके अंदर 15 से ज़्यादा अक्षर आ गया। ऐसे प्रोग्राम चलते समय जब हम इनपुट के रूप में स्ट्रिंग को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो यूजर उस समय में प्रोग्राम चलाते समय कौन सा स्ट्रिंग, कितने लंबाई का स्ट्रिंग देगा, ये हमें पता नहीं होता है। अगर हम कह देंगे कि 100 अक्षर के लिए आप स्ट्रिंग के प्रावधान कर दिए, तो वो अगर 2-4 अक्षर की कोई एक कैरेक्टर डाटा देता है, तो उतना स्थान मेमोरी के नुकसान हो जाता है। अनावश्यक रूप में हम फालतू में आवंटित कर देते हैं, और मेमोरी की उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसलिए हम मेमोरी को इस प्रकार की जिसकी लंबाई हमको पहले से ज्ञात नहीं हो, तो उसको हम क्या करते हैं, रन करते समय मेमोरी की साइज कितना बड़ा आकार का है उसको हम एलोकेट करते हैं, आवंटित करते हैं। इस प्रकार के आवंटन करने के लिए हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdliv.h इस हेडर फाइल के अंदर रखा गया malloc, calloc इत्यादि फंक्शनों का प्रयोग में लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है, देखिए कि एक एरे डिक्लेयर किया 5 का। अब यहाँ इसने संख्या प्रकार के डेटा लेने के लिए इंटीजर का प्रयोग में ले रहा है। तो इंटीजर एरे 5 संख्याओं को मांगने के लिए ये जो इनिशियलाइजेशन का कार्य है रन टाइम में हो रहा है। तो प्रोग्राम चलते समय प्रिंटफ और स्कैनफ के द्वारा इस तरह का कई प्रोग्राम में हमने डेटा को मांगे हैं। अगर उसके नीचे आगे चलेंगे, एक स्टैटिक एरे को मांगने के लिए हम इसका प्रयोग में इस प्रकार के लेते हैं। किंतु एक एरे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि कितने अक्षर आएगा, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एक पॉइंटर की टाइप की डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एरे एक पॉइंटर वेरिएबल है, जिसे पाठ में अगले भाग में बताया गया है। तो एरे एक पॉइंटर वेरिएबल है
पॉइंटर वेरिएबल को स्टार लगा करके ये तारा चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है, जो कि इंटीजर प्रकार के डेटा को रखने के लिए घोषित किया गया है। प्रिंटफ के द्वारा एक लाइन छोड़ करके इतने लंबी लाइन खींचेगा, उसके नीचे 2 लाइन और गैप छोड़ेगा, उसके नीचे लिखेगा डायनेमिक एलोकेशन, फिर एक लाइन कर्सर को नीचे उतार देगा। इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब आपसे वो संख्या मांग रहा है कि कितने एरे के अंदर कितने तत्व चाहिए आपको। इसके द्वारा आपसे एक संख्या चाहता है प्रोग्रामर कि आप एक संख्या बताइए कि 10 संख्या, 15 संख्या, कितने संख्या चाहिए। अब वो जो एरे पॉइंटर टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वो सूचित करता है इंटीजर प्रकार के malloc फंक्शन के द्वारा साइज ऑफ n इंटू यानी कि आप जानते हैं इंटीजर प्रकार के डेटा का आकार 2 होता है बाइट में, तो 2 बाइट की डाटा के साथ अगर आपने 10 एंटर किए हैं n के अंदर, तो 10 गुणा 2 सीधे सीधे हम लिख सकते हैं malloc 20, यानी कि 10 संख्या रखने के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं। तो ये इस malloc फंक्शन की फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे सारणी बना करके पुस्तक में इसे लिखा गया है। अब क्या करता है, एक काउंटर जनरेट कर दिया। इस काउंटर के द्वारा वह i को 0 से लेकर के n, मान के चले हमने 10 दिए हैं तो ये 9 तक चलेगा लूप, और वो बारंबार जाकर के लूपिंग के द्वारा वह 10 संख्या को लेके एरे के अंदर 0 1 2 3 में रख लेता है और उसके बाद उसको दिखा देता है। राइट, ठीक है। सो किताब के प्रोग्राम को हमने अभी टाइप कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यह डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक रिमार्क लगाया है, स्टैंडर्ड लीव को इंक्लूड किया है, एरे नाम के पॉइंटर डिक्लेयर किया है, n और i 2 वेरिएबल है। जैसे कि पुस्तक में लिखा गया था, यह एक लाइन छोड़ करके एक लंबी सी रेखा खींचने जैसे दिखाई देगा, फिर 2 लाइन छोड़ करके डायनेमिक एलोकेशन ऐसा लिखेगा, फिर नीचे कर्सर उतार करके एक लाइन छोड़ कर लिखेगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर उसके बाद स्कैनएफ करते हुए फिर उसके आगे स्कैनएफ में वो आपसे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखा करके आपसे एक संख्या मांगेगा। उतने जितने संख्या 5 10 15 जितने भी कहेंगे उतने से 2 गुणा करते हुए, जैसे कि मैंने कहा एक ये भी कीजिए, और उसके बाद वाले भाग में आप अगर सीधे सीधे यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि साइज ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो उस डाटा टाइप हो उसकी पैरामीटर के रूप में किसी डाटा टाइप का नाम दे सकते हैं। कोई यूजर डाटा टाइप हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, उसका मेमोरी साइज बाइट्स में ये रिटर्न करने का काम साइज ऑफ के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर 2 बाइट स्थान घेरता है, तो सीधा सीधा मैं n इंटू 2 लिखने की सुझाव दूंगा ताकि आपको टाइप करने में ज़्यादा समय नहीं लगे। परंतु ये प्रारूप जो है ना, इसको तो आपको याद रख करके लिखना ही उचित होगा। आपको इसका फॉर्मेट ही ऐसा है, इसमें कोई फेरबदल स्वीकार्य नहीं होगा। तो इस प्रकार के यह उतने संख्याओं को बारी बारी से मांगने के लिए जैसे पुस्तक में लिखा गया था उन पंक्तियों को लिखा है मैंने। फिर द डायनेमिक एरे इज, यह भी आउटपुट में देख करके फिर i को n तक चला करके वह संख्याओं को एक एक करके दिखाएगा। जैसे कि मैंने कहा सिस्टम पॉज, क्योंकि देव सी ऑलरेडी रिटर्न 0 से पहले पर्दे के ऊपर कंसोल को रोक के रखता है, इसलिए सिस्टम पॉज लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको मैं नोट्स बना देता हूँ, रिमार्क लाइन बना देता हूँ। इसको मैंने सेव किया और रन करके इसको एक बार आपको दिखा देते हैं। कंपाइल देन रन, तो आप देख सकते हैं ये पंक्तियों को वो किस प्रकार की एक लाइन छोड़ करके फिर जितने बार हमने ये हाइफन के चिन्ह या बाकी का चिन्ह दिए हैं उतने लिखने के बाद डायनेमिक एरे लोकेशन 2 लाइन छोड़ करके उत्तर दे रहा है। फिर हमने कह दिया मान के चले 5 संख्या, तो 5 मैंने लिख करके एंटर की दबाया, तो वह पोजीशन गिनती 0 से शुरू करते हुए लूप के द्वारा एक एक करके, यहाँ i लिखा गया है, i + 1 होता तो वह 1 होता, किंतु हमने i ही लिखा है, किताब में i ही लिखा गया है, इसलिए पुस्तक के अनुसार 0 ही आउटपुट में आ रहा है। मैंने पहला संख्या 10 20 30 40 और
50, 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स पोजीशन में 10 20 30 40 रखा। उसने 10 20 30 40 को अगला लूप के कारण से जो एरे नाम की वेरिएबल के अंदर आई दिखा रहा है, यहाँ द वैल्यू ऑफ आई इज ओ, यहाँ आईडी आ रहा है, इसको ईज कर देते तो ये ईज ही होता है, राइट। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, इसलिए प्रोग्राम सुचारू रूप से चल गया है, परंतु सुगमता के लिए आपको यहाँ ईज लिखना चाहिए था। ठीक है, आपको टाइप करते समय किताब में भी पुस्तक में आप देखेंगे ईज ही लिखा गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके आउटपुट में आपको वही संख्याओं को 10 20 30 40 50 करके दिखाई दे रहा है। तो ये किस प्रकार डायनामिक मेमोरी को एलोकेट किया गया है आप इस उदाहरण से देख पा रहे हैं। इनके बारे में आने वाले भाग में बताया गया है। इस भाग में आपको मेमोरी एलोकेशन की जो फंक्शंस है, जैसे सी एलोक 2 संख्या ले रहा है, कितने संख्या और कोमा प्रत्येक का क्या आकार है। जैसे अगर इसी एम एलोक के बदले में पिछले उदाहरण में हम सी एलोक अगर प्रयोग करते तो यहाँ हमको लिखना पड़ता द आई यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और उसकी साइज यानी कि 2। वहाँ जिसमें उदाहरण में हमने गुणा का चिन्ह प्रयोग किया गया था, यहाँ बस उस स्थान पे गुणा के स्थान पर आपको कोमा का प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों के प्रारूप में यही अंतर है, ये एक ही संख्या ले रहा है, दोनों का गुणा करके परिणाम को यहाँ दिखा रहा है, जबकि सी एलोकेट क्या करेगा, उनको पृथक पृथक 2 पैरामीटर के रूप में लेता है। फ्री एक फंक्शन है जो क्या करता है ना, मेमोरी के जब अनावश्यक हो जाता है उस नाम की वेरिएबल को मेमोरी से फ्री कर देता है, उसका आगे उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के उसका आगे आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके रीअलोकेट के द्वारा आप पुनः किसी बाद, अभी तो 5 वेरिएबल के लिए हमने प्रयोग कर लिए, किंतु बाद में पता चला कि नहीं उसमें से 10-15 संख्या भी आ सकते हैं, तो उसी एरे नाम की वेरिएबल को रीअलोकेट करके रीअलोक फंक्शन के द्वारा हम 15 संख्या के लिए भी संधारित करने के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं रीअलोकेट फंक्शन। ठीक है, इस उदाहरण में इसको जानकारी दी गई है। एक नाम दिया गया है कैरेक्टर 100 अक्षर रखने के लिए, और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन एक पॉइंटर वेरिएबल दे दिया। वह उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए मेमोरी स्थान का अधिग्रहण कर रहा है 200 बाइट की, क्योंकि कैरेक्टर ऑफ साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1, तो 200 गुणा 1 यानी कि 200 बाइट की मेमोरी स्थान के अधिग्रहण कर रहा है। अगर डिस्क्रिप्शन नल है तो एक एरर मैसेज दिखा देता है, नहीं तो नहीं वो लिख रहा है जरा लीजिए डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10। इस प्रकार के एक फंक्शन दे करके यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में डिस्क्रिप्शन के अंदर तीसरा 30 अक्षर रखने के लिए प्रावधान रखा है, और उसके आगे जो भाग में अंगद इज ए क्यूट बॉय डिस्क्रिप्शन के अंदर रख रहा है कि अंगद एक प्यारा बच्चा है। फिर जब उससे बड़ा संख्या को बड़े आरे को रखने की जरूरत पड़ रहा है तो वह रीअलोकेट करके उसको 100 अक्षर रखने के लिए प्रावधान कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर 100 अक्षर तो है नहीं, किंतु बाद में उसको जरूरत पड़ा कि नहीं इसके अंदर 100 अक्षर भी आ सकता है, तो वह उसको दोबारा रीअलोकेट करता है और उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर 100 अक्षर रखने के लिए प्रावधान कर रहा है। फिर डिस्क्रिप्शन में ही इज इन फर्स्ट क्लास, वह कक्षा प्रथम में है, ऐसा उसने दिखाने के लिए प्रोग्राम में समझाया गया है। तो नाम अंगद, डिस्क्रिप्शन अंगद इज ए क्यूट बॉय, ही इज इन फर्स्ट क्लास। ठीक है, धन्यवाद।